हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्तिया क्लासेस। मैं अंकुश, क्वालिफाइड सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों जीव विज्ञान के बारे में समझेंगे। कल के क्लास में हमने देखा था कि जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, पहला टॉपिक। सेकंड, जीवधारियों का वर्गीकरण। और तीसरा, द्विनाम पद्धति। कल के क्लास में दोस्तों हम लोग ने ये टॉपिक को क्लियर किया था। 5 मिनट में सारा टॉपिक को हम लोग रिवाइज करते हैं। क्या आवाज क्लियर आ रही है? ओके, तो देखिए दोस्तों, सामान्य परिचय में दोस्तों हम लोग ने देखा था। 5 मिनट टाइम दीजिए, 5 मिनट में कल का क्लास का रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। फिर आज का टॉपिक है कोशिका के बारे में समझेंगे। कोशिका के बारे में आपके एग्जाम में आप लोग जानते हैं कि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दरोगा के प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इन्फोर्समेंट दरोगा हो चाहे रेंजर दरोगा हो, आपके हर एग्जाम में एक प्रश्न दोस्तों ये जो परिचय, वर्गीकरण, द्विनाम पद्धति और कोशिका कोशिका विज्ञान के बारे में जितने भी चीजें अवेलेबल होगी, एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो आज और कल की क्लास दोस्तों एक प्रश्न आपका तैयार हो रहा है। अच्छे तरीके इसको रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। सामान्य परिचय में हम लोग देखे थे दोस्तों कि जीव विज्ञान की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, ये पॉइंट था। उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट था कि वनस्पति विज्ञान का स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट दोस्तों आता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था और ये वर्गीकरण का आधार क्या था। 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दोस्तों कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था और इसके कई महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे। तो चलिए दोस्तों शुरू से हम लोग समझते हैं सामान्य परिचय में। सामान्य परिचय में दोस्तों देखते हैं कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता बोला गया। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता बोला गया। सेकंड देखेंगे, इनका एक बुक था जिसको हिस्टोरिया एनिमालियम कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा कि अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनका एक किताब था हिस्टोरिया एनिमालियम दोस्तों। इसमें 500 से अधिक जीव जंतु के बारे में जानकारी मिलती है और यही जानकारी दोस्तों मिलने के बाद अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता बोला गया, जंतु विज्ञान का पिता बोला गया। तो समझिए दोस्तों, अरस्तु के बारे में 3 क्वेश्चन। जंतु विज्ञान का पिता किसे बोला गया? जंतु विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का पिता इसको बोला गया, अरस्तु साहब को बोला गया था। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमालियम दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं वनस्पति के बारे में। दोस्तों हम देखेंगे अरस्तु साहब का शिष्य था। अरस्तु का 2 शिष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक आपको इतिहास में मिलेगा, सिकंदर। कभी कभी प्रश्न बनते हैं इतिहास में कि अरस्तु का शिष्य कौन था जो विश्व विजेता बनने के राह पे चला था, तो वो सिकंदर साहब हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों जिनका वनस्पति विज्ञान में शिष्य आता है, जिनका नाम थियोफ्रेस्टस था। तो ध्यान रखिएगा कि जंतु के बारे में अध्ययन कौन करवाया था दोस्तों? तो अरस्तु साहब करवाए थे। लेकिन पादप, पेड़ पौधा, वनस्पति के बारे में अध्ययन किनकी किताब में मिलती है? तो थियोफ्रेस्टस साहब। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा कि वनस्पति विज्ञान का पिता बोलेगा, वनस्पति विज्ञान का पिता बोलेगा, किनका नाम आएगा? थियोफ्रेस्टस साहब का। थियोफ्रेस्टस साहब का नाम आता है। इनका भी एक बुक था, जैसे अरस्तु साहब का बुक था हिस्टोरिया एनिमालियम दोस्तों, वैसे ही इनका बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम, क्योंकि प्लांट के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इनका बुक का नाम क्या था? प्लांटरम था। ध्यान रखिएगा, थियोफ्रेस्टस से 3 क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान का पिता बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, इनका बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटरम दोस्तों। इसमें इन्होंने 500 से अधिक पादपों के बारे में जानकारी दी थी। ये बुक में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 500 के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो पॉइंट हम लोग क्लियर हो गया।
आपको थियोफ्रेस्टस से 2 प्रश्न याद करना होगा। पहला कि वनस्पति विज्ञान का पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे बोला गया? थियोफ्रेस्टस साहब को बोला गया। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि वनस्पति विज्ञान जो वनस्पति के बारे में जानकारी किस बुक में मिलती है दोस्तों? सर्वप्रथम तो आपका हो जाएगा हिस्टोरिया प्लांटेरम हो जाएगा, प्लांटेरम हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसको देखेंगे, ये जीवधारी, जितने भी जीवधारी, चाहे वो आपका मनुष्य हो गया, पादप हो गया, तो किस कैटेगरी को किस में रखा जाए? पेड़ पौधा में कुछ ऐसा कैटेगरी दोस्तों उसको जंतु में रखा जाए, या जंतु कुछ ऐसा कैटेगरी जो पादप में रखा जाए? तो इसके लिए सर्वप्रथम लिनियस साहब आते हैं। लिनियस साहब आते हैं, आपसे प्रश्न बनता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण का पिता किसे बोला जाता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, जीवधारियों का वर्गीकरण का पिता दोस्तों लोग देखेंगे किसको बोला जाता है। जीवधारियों का जीवधारियों का वर्गीकरण का पिता बोलेंगे, पिता बोला जाएगा, या वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो कभी कभी आपको इंग्लिश में दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या जीवधारियों का वर्गीकरण किसको बोला जाता है दोस्तों? तो कैरोलस लिनियस साहब को बोला जाता है। कैरोलस लिनियस साहब को बोला जाता है। इन्होंने जीवधारी को 2 जगत में विभाजित किया था दोस्तों। इन्होंने, हाँ, प्लांट किंगडम में इन्होंने जीवधारियों को 2 भागों में, 2 जगत में, 2 जगत में डिवाइड किया था। पहला जगत दोस्तों क्या था? पादप। और दूसरा दूसरा जगत क्या था दोस्तों? जंतु बोलेंगे, या बोलेंगे प्राणी जगत। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न बन के आ जाएंगे दोस्तों कि पादप में और जंतु में समस्त जीवधारियों का विभाजन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दोस्तों। तो ये बताइएगा दोस्तों, आपसे एक प्रश्न और बनते हैं कि ये जो विभाजन किया गया था, तो लिनियस के किस बुक में किया गया था? इसकी जानकारी किस बुक में मिलता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण पादप में किया गया और जंतु में किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये सिस्टमा सिस्टमा नेचुरा आपका बुक है।
ये अपना का वर्गीकरण किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। कितने जगत में? तो 2 जगत में। पहला क्या था? पादप, और दूसरा क्या था दोस्तों? कैसे हटेगा सर ये? या ऊपर से। चल थैंक यू। तो टेक्निकल में मेरा हाथ थोड़ा कमजोर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 2 जगत में हम लोग ध्यान रखेंगे कि लिनियस साहब ने समस्त जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित किया था। नाम क्या है? पादप और जंतु। और किस बुक में जानकारी मिलती है दोस्तों? तो हम लोग को सिस्टमा नेचुरा इनका बुक है, ध्यान रखिएगा, सिस्टमा नेचुरा। कल का क्लास है दोस्तों, ये हम लोग का एक ब्लूप्रिंट रहा। कल हम लोग ने इतने प्रश्न को देखे थे। आज के प्रश्न चलते हैं दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये देख लीजिए दोस्तों कि द्विनाम पद्धति के बारे में हम लोग देखते हैं। द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो लिनियस साहब के द्वारा किया गया था। इसमें मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सेपियंस था। होमो का मतलब क्या होता है और सेपियंस का मतलब क्या है दोस्तों? देख लेंगे। होमो वंश से संबंधित होता है और सेपियंस जाति से संबंधित होता है। एक प्रश्न और बनते हैं कि वर्गीकरण का आधार किसे माना गया है? आप लोग को भली भांति पता होगा, वर्गीकरण का आधार जाति को माना गया है। वैसे ही दोस्तों हम लोग मेढक का राना होता है मैंजीफेरा, आम का वैज्ञानिक वंश क्या है? तो मैंजीफेरा है। गेहूं का क्या है? तो ट्रिटिकम है। मटर का पीसम, सब क्या है? वंश है। तो अमूमन आपसे वंश के बारे में ही पूछा जाता है। कभी कभी दोस्तों आपको ये चीज मटर के बारे में ध्यान रखिएगा, पीसम दे देगा, आपसे पूछ देगा पीसम जो है ये किस वंश से संबंधित है, आपसे मटर दे देगा, गेहूं दे देगा, आम दे देगा और मेढक दे देगा। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब ये लो दोस्त, ये हम लोग का डेली का रहेगा। डेली का 10 महत्वपूर्ण शब्दावली हम लोग देखेंगे जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी तक का पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। तो डेली हम लोग का 10 रिवीजन रहेगा, आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज का 10 क्या महत्वपूर्ण है? आप एक एपी कल्चर है, फिर एवी कल्चर है, एक्वा कल्चर है, पीसी कल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है। इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे कि एपी कल्चर में क्या होता है दोस्तों? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस में आता है दोस्तों? तो एपी कल्चर में आता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खी पालन, जब तक पालन ना आए तब तक ये पूरा सेंटेंस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसे मिलेगा? तो एपी कल्चर में मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एवी कल्चर। पक्षियों के बारे में दोस्तों जानकारी किसे मिलता है? तो एवी कल्चर। पक्षियों का पालना किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? तो एवी कल्चर के अंतर्गत। वैसे एक्वा कल्चर क्या होता है? जितने भी पानी में रहने वाले जीवों को, जितने भी पानी में जीव रहते हैं उसको अगर हम पालते हैं तो उसका अध्ययन किसमें क्या किया जाता है? तो एक्वा कल्चर में किया जाता है। वैसे ही पीसी कल्चर। 2 चीज ध्यान रखिएगा, एक पीसी आता है, एक इक्थियोलॉजी आता है दोस्तों। इक्थियोलॉजी आता है, बस थोड़ा सा अंतर है इक्थियोलॉजी में और पीसी कल्चर में दोस्तों। इसमें क्या होगा? मछली पालन का अध्ययन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पीसी कल्चर में क्या होता है दोस्तों? मछली पालन का अध्ययन किया जाता है, जबकि इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, पालन और अध्ययन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इक्तियो पूछ देगा तो मछली का सीधे आप अंतर बताइए, मछलियों का सीधे अध्ययन बताइएगा, मछली का अध्ययन। और वैसे पूछेगा आपसे पीसी कल्चर पूछ देगा तो मछली पालन का अध्ययन कहलाएगा। 2 प्रश्न आते हैं, इसको अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। अब इसको आता है सेरिकल्चर। क्या होता है? रेशम कीट। क्या होगा? रेशम कीट।
रेशम कीट पालने का अध्ययन क्या बोलते हैं, तो सेरी कल्चर, या ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेरी कल्चर में आता है दोस्तों। फूलों का अध्ययन किस में होगा दोस्तों, तो फ्लोरी कल्चर में। फूलों का अध्ययन क्या होता है, तो फ्लोरी कल्चर में होता है दोस्तों। ओलरी कल्चर में क्या होता है दोस्तों, सब्जियों के बारे में दोस्तों जानकारी किसे मिलता है, ओलरी कल्चर मिलता है। फूल के बारे में फ्लोरी कल्चर में, जबकि पोमोलॉजी दोस्तों फलों का अध्ययन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पोमोलॉजी क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है। ये दो प्रश्न बनते हैं फूल के बारे में और फल के बारे में। फूल एवं फल, फूल पूछे तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ध्यान रखिएगा। अब फल पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, पोमोलॉजी। विटीकल्चर कई बार पूछा गया है दोस्तों, विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अंगूर का, अंगूर का अध्ययन किया जाता है। और कभी कभी आपसे पूछ देगा कि चंपा, चंपा प्रथम किसकी प्रजाति है, ये प्रश्न आ चुके हैं पेपर में। ध्यान रखिएगा कि चंपा प्रथम किसकी प्रजाति है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं अर्निथोलॉजी में। अर्निथोलॉजी क्या होता है दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी। और एविकल्चर पक्षी पालने का अध्ययन दोस्तों, पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, जबकि एविकल्चर पक्षी जो पाला जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों एंटोमोलॉजी, ध्यान रखिए दोस्तों, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है, कीटों का, कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और इक्थियोलॉजी दोस्तों, इक्थियोलॉजी क्या होता है, तो आपको क्या होता है, मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन दोस्तों। तो इस तरीके से आपका आज का 10 प्रमुख शब्दावली समाप्त होता है। हम लोग डेली जो साइंस का स्टैटिक्स फैक्ट होगा दोस्तों, डेली हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज का 10 हो गया, कल भी दोस्तों शब्दावली महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में दोस्तों, जो स्टैटिक्स फैक्ट का डिजीज हो गया, जो वायरस से डिजीज होता है, आपका जीवाणु से डिजीज होता है, प्रोटोजोआ से होता है, उसका सिंड्रोम डिजीज हो गया, या फिर आपका पादप में जैसे गेहूं में कुछ होता है डिजीज, या उसके बाद आता है आपको धान में होता है। तो सारे जितने भी स्टैटिक्स फैक्ट साइंस का हम लोग डेली 10 प्रश्न लाएंगे, उसको अध्ययन करेंगे। इसका जो फिजिक्स में आ जाएंगे, तो फिजिक्स में दोस्तों इकाई, जैसे कि न्यूटन की इसका इकाई है, तो ऐसे प्रश्न दोस्तों हम लोग इस 10 प्रश्न में हम लोग लाएंगे। और डेली बेसिस दोस्तों हम लोग का होमवर्क रहेगा कि 10 स्टैटिक्स फैक्ट क्लियर करना। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि हम लोग को सिलेबस के साथ साथ क्या हो जाएगा, स्टैटिक्स फैक्ट भी कंप्लीट रहेगा। और आपके एग्जाम में स्टैटिक्स फैक्ट तो बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब है दोस्तों, आज हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाला है, कोशिका। कोशिका से प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा बनते रहते हैं, चाहे इसके अंग, चूंकि कोशिका का शुरुआत दोस्तों हम लोग के मानव से होता है। हम लोग का जो आसपास में जंतु है सब में कोशिका पाया जाता है। तो एक चीज समझिएगा कि कोई भी जीव का शुरुआती अंग कौन है, तो कोशिका ही होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, कोशिका को ही जीवन का सबसे छोटा यूनिट माना जाता है। तो दोस्तों समझिएगा, हम लोग कि कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में सेल बोला जाता है, लेकिन बायोलॉजी टर्म में ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी टर्म में कोशिका को क्या बोला जाता है, तो साइटो बोला जाता है। पॉइंट समझिएगा दोस्तों, इंग्लिश में कोशिका को सेल बोला जाता है, जबकि बायोलॉजी टर्म में इसको सेल न बोल के साइटो बोला जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि साइटोलॉजी किसका देन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, साइटो से बना क्या है, साइटोलॉजी बना है, साइटोलॉजी बना है। साइटोलॉजी में क्या है दोस्तों, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट क्लियर करना है दोस्तों कि कोशिका के बारे में, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, कोशिका के बायोलॉजी टर्म में क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं। और साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों, तो कोशिका का अध्ययन होता है। अब पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कोशिका के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दिया गया। ये प्रश्न बनते हैं कि कोशिका के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दिया गया है, क्या वो कोशिका मृत था या कोशिका जीवित था। तो दोनों पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। तो कोशिका के बारे में सर्वप्रथम जानकारी रॉबर्ट हुक साहब देते हैं। कौन देते हैं, तो रॉबर्ट हुक साहब देते हैं, जो कि एक मृत कोशिका था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट हुक साहब का जो अपना जिन्होंने कोशिका खोज किया था दोस्तों, ये क्या था, तो मृत कोशिका था।
तो आपसे ये भी प्रश्न बनेगा दोस्तों, तो जीवित कोशिका के बारे में जानकारी किसके द्वारा दिया गया था? तो जीवित कोशिका के बारे में जानकारी किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा। पॉइंट क्या देखिए दोस्तों, हुक के बाद क्या आता है? सेकंड में आपका हुक पहला हो गया हुक जो मृत था, और सेकंड क्या था? ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक साहब थे जिन्होंने जीवित कोशिका के बारे में क्या था? जीवित कोशिका के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूं कि कोशिका से जो प्रश्न बन के आएंगे कि खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज किया गया था, वो जो कि एक मृत कोशिका था। और वैसे ही पूछेगा कि जीवित कोशिका के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा दोस्तों। एक पॉइंट दोस्तों और बनता है दोस्तों, देखेंगे हम लोग कि कोशिका के बारे में, कोशिका संरचना देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, हम अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कोशिका संरचना के बारे में। अभी हम लोग क्लियर करते हैं कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, और कोशिका से संबंधित जो स्टैटिक फैक्ट बन के आते हैं सीधे, मतलब कि नाम कौन रखा है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, सर्वप्रथम कहाँ देखा गया है, सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, सबसे लंबा कोशिका कौन होता है दोस्तों, इसकी चर्चा हम लोग अभी करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका को जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। ये पॉइंट समझिएगा, प्रश्न बन के आ जाएंगे आपका। ऑप्शन रहेगा कि कोशिका रहेगा, आपका अंग रहेगा, आपका उत्तक रहेगा, आपका इनमें से सभी रहेगा। अब प्रश्न बन के आएंगे दोस्तों कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे बोली जाती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका को बोली जाती है दोस्तों। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कोशिका को जीवों की संरचनात्मक इकाई एवं कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। आप बोलिएगा कि क्यों बोला जाता है रचनात्मक और कार्यात्मक? समझिए दोस्तों कि ये हमारा बॉडी का निर्माण कैसे होता है। ध्यान रखिएगा, ये सेल हो गया, सेल से बड़ा, सेल से कई सेल, मतलब समझिएगा कि 2 सेल मिल गया, 3 सेल मिल गया, इससे क्या बनता है दोस्तों? तो उत्तक बनता है। तो समझिएगा कि सबसे छोटा क्या हो गया? सेल हो गया। सेल से बड़ा क्या होता है? कई सेल मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? तो उत्तक का निर्माण करते हैं। कई उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो अंग का करते हैं निर्माण। ये भी पॉइंट समझिएगा, कई उत्तकों का समूह मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। तो सबसे छोटा इकाई कौन होगा दोस्तों? सेल हो गया। कई सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो उत्तक का निर्माण करते हैं। कई उत्तकों का समूह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो अंग का। और कई अंग मिलकर क्या होता है? पूरा ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर बॉडी का निर्माण किससे हो रहा है दोस्तों? हर बॉडी का कंस्ट्रक्शन किससे हो रहा है? तो सेल से तो हो रहा है। ये चीज समझिएगा, रचनात्मक हमारा शरीर का रचना किससे हो रहा है? तो सेल से। सबसे छोटा यूनिट कौन है दोस्तों? तो सेल है। अब समझिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि ये है आपका कार्यात्मक इकाई क्या होता है, क्यों इसको बोला गया दोस्तों? एक पॉइंट समझिएगा, जिस तरीके से मैं पेन पर कर रखा हूं, ये मैं बोर्ड पर भी लिखूंगा, तो समझिएगा ये लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है? तो विशिष्ट सेलों के समूह के द्वारा। विशिष्ट सेलों के समूह के द्वारा क्या हो रहा है दोस्तों? वो कार्य किया जा रहा है। जैसे कि मेरा पैर का काम क्या है? चलना है। हाथ का काम क्या है? घुमाना है। समझिएगा आंख का काम क्या है? देखना है। तो जितने भी शरीर में सेल है, सबका एक विशिष्ट काम है। तो विशिष्ट काम दोस्तों, उसका सबसे छोटा इकाई कौन होगा? तो सेल होगा। तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसको बोला जाता है? कोशिका को बोला जाता है। अब जो सेकंड पॉइंट है, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। हम लोग क्लियर पॉइंट से अब आते हैं रॉबर्ट हुक का अध्ययन, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया। इसे ध्यान रखिएगा, माइक्रोग्राफिया में जिस तरीके से अरस्तु साहब की उनकी अध्ययन हिस्टोरिया एनिमालिया में प्रकाशित होती है, थियोफ्रेस्टस साहब का उनकी अध्ययन हिस्टोरिया प्लांटेरम में प्रकाशित होती है, वैसे ही रॉबर्ट हुक का कोशिका के बारे में अध्ययन माइक्रोग्राफिया में अध्ययन होती है। तो ये आपके प्रश्न तीसरा हो गया, ये आपका प्रश्न दूसरा हो गया दोस्तों, ये आपका प्रश्न पहला हो गया। तो अभी तक हम लोग ने इस सेशन में दोस्तों 3 प्रश्न का अध्ययन किया है। जीवों की आधारभूत रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे बोला गया है? तो कोशिका को बोला गया है। सेकंड देखे हैं कि कोशिका का पिता या साइटोलॉजी का, मतलब कि
कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है, इसलिए इनको कोशिका विज्ञान का पिता बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इनको कोशिका विज्ञान का क्या बोला जाता है? पिता बोला जाता है। सेकेंड लाइन क्या है दोस्तों कि इनका एक बुक था जिनके बारे में दोस्तों, इस बुक में क्या होता है? तो समस्त कोशिका के बारे में अध्ययन किया गया था दोस्तों। इसके बाद इनको क्या बोला गया? कोशिका विज्ञान का पिता बोला गया था। तो माइक्रोग्राफिया में सभी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन था, जो कि दोस्तों बाद में पढ़ा जाता है और उसके बाद इनको कोशिका विज्ञान का पिता बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म क्या है? प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई से बनता है। समझिएगा कि प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई से बनता है, जिसे कोशिका बोला जाता है। हम लोगों ने देखा था सेल, कई सेल से मिलकर क्या बनता है? ऊतक मिलता है, कई ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है, और कई अंग से मिलकर पूरा ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। वैसे ही जंतु में भी होगा, सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? सेल होगा। ये बोलता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे कोशिका बनता है। तो चौथा प्रश्न जो आपको पेपर में मिलते रहेगा, ये 4 प्रश्न ध्यान रखिएगा। 5वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? तो उम्मीद करता हूं कि 5 प्रश्न आपको सही तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। दोस्तों देखेंगे कि कोशिका विज्ञान में दोस्तों क्या करेंगे, इसके महत्वपूर्ण खोज हुए थे। कोशिका का जब दोस्तों ये पता चला, तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो कोशिकांग बोला जाता है इनको। जितनी भी दोस्तों खोज हुआ है, इसे वो कोशिकांग, कोशिका का अंग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कोशिका का अंग। ये जितनी भी दोस्तों खोज हुआ है दोस्तों, तो उससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे कि केंद्रक खोज कौन किया है, जीव द्रव्य का खोज कौन किया है, गुण सूत्र का खोज कौन किया है। तो कुल मिला के देखा है दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण जितने भी साइंटिस्ट का नाम है मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। आपको याद करने में आसानी रहेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या है, पूरा सेल है, समझिएगा ये पूरा सेल है। तो सेल में उसके मिडिल पार्ट में क्या है दोस्तों? तो ये केंद्रक है। ये क्या है? आपका केंद्रक है। तो केंद्र सेल के बारे में जानकारी कौन दिया है? तो रॉबर्ट हुक साहब। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि सेल के बारे में सब प्रमुख जानकारी कौन दिया दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन अब क्वेश्चन समझ आ गया कि सेल के अंदर में ये जो केंद्रक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्रक है इसके बारे में जानकारी कौन दिया? इसकी खोज किया। सेल में एक केंद्रक होता है, इसके बारे में जानकारी किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो राइट इसमें क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन साहब। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन साहब। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन साहब। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हम लोग का कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के बारे में 2 साइंटिस्ट का नाम आता है दोस्तों, दोनों के ध्यान रखिएगा कि एक बार बीपीएससी में दोस्तों यही प्रश्न पूछ दिया था कि जीव द्रव्य का खोज और नामांकन। यही क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जीव द्रव्य का खोज कौन किया था? लगभग बच्चे इसमें गलती करके आए थे। दोनों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जीव द्रव्य का खोज कौन किया है? तो डू जार्डिन दोस्तों। क्या था? डू जार्डिन। ध्यान रखिएगा, खोज पूछे तो खोज कौन किया था? तो डू जार्डिन। और उसका नामांकन, नॉमेनक्लेचर कौन किया? तो पुरकिंजे साहब क्या था। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पुरकिंजे साहब क्या करते हैं? पुरकिंजे साहब क्या करते हैं दोस्तों? तो इसका नामांकन करते हैं, नामांकन। तो जीव द्रव्य से 2 प्रश्न बन के आ गया दोस्तों। क्या क्या कि जीव द्रव्य का खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो डू जार्डिन के द्वारा। जबकि इसका नामांकन कौन करते हैं दोस्तों? तो पुरकिंजे साहब करते हैं। अब दोस्तों देखेंगे इसमें आपका जीव द्रव्य कौन है, सेल से समझिएगा। एक बार आप सेल का संरचना समझ लीजिए दोस्तों, तो आपके लिए ये सेल का चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। रट लीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन समझ लीजिएगा तब रटिएगा तो वो टिकेगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपसे कंफ्यूजन कम होगी पेपर में। देखिए दोस्तों, जीव द्रव्य जब हम बात करते हैं केंद्रक का दोस्तों, तो केंद्रक में एक द्रव्य होता है जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ये पॉइंट समझिएगा, केंद्रक में भी एक द्रव्य होता है, क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। अब पूरा सेल में, ये पूरा सेल में दोस्तों जो
ये यहाँ पीला पीला है ना, पीला पीला, ये क्या है दोस्तों, आपका कोशिका द्रव्य है। ध्यान रखिएगा, जो पीला 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 करके जो है इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को, तो क्या बन जाता है, तो जीव द्रव्य बनता है। तो याद रखिएगा कि केंद्रक के अंदर का द्रव्य उसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, और कोशिका के अंदर जो पीले रंग का जो द्रव्य दिख रहा है आप लोग को, तो क्या बोला जाता है, केंद्रक कोशिका द्रव्य। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बोला जाता है, तो जीव द्रव्य, जिसकी खोज दोस्तों डू जार्डिन साहब करते हैं, और इसका नामकरण इसके द्वारा क्या जाता है दोस्तों, तो पुरकिंजे के द्वारा। अब आते हैं गोल्जी बॉडी में। गोल्जी क्या है, गोल्जी क्या से पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे, ये आपको फिगर दिख रहा होगा दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको फिगर ये वाला। ये जो रचना है देखिए, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से जो रचना है आपको, इसको क्या बोला जाता है, सबसे पहले समझिएगा, ये जो रचना है इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो ईआर, अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका, जैसे आप अंतःद्रवी जालिका समझिएगा, उसके बाद गोल्जी का है आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा, केंद्रक से लगा होगा एक बॉडी, तो क्या बोला गया, अंतःद्रवी जालिका, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, ई आर बोला जाता है, ठीक है, ई आर बोला जाता है। और जस्ट इसी के बगल में दोस्तों क्या होता है, तो गोल्जी काय होता है। आप इस तरीके से याद रखोगे, क्योंकि जब मैं इसका संरचना के बारे में बताऊंगा तो आपको आसानी होगी कि किस तरीके से सर बताए थे और किस तरीके से चीजों को रखा जा रहा है। तो सेम वैसे समझिएगा कि इसके नीचे क्या आता है, ई आर के नीचे में क्या आता है दोस्तों, तो गोल्जी काय। तो गोल्जी काय के बारे में तो, जो गोल्जी काय की खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा कि गोल्जी काय की खोज आपका गोल्जी मैन, ये तो याद करना है नहीं, सेम सेम नाम है, नाम भी आपका गोल्जी बडी है, और खोज करने वाला क्या है, कैमियो गोल्जी साहब। तो ध्यान रखिएगा कि गोल्जी काय की खोज कौन करते हैं, तो कैमिलो गोल्जी साहब करते हैं। कौन करते हैं, कैमिलो गोल्जी साहब करते हैं। एक बार रिवीजन हो जाए, केंद्र का खोज कौन किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब किया है। सेकेंड क्या है, जीव द्रव्य का खोज कौन किया है दोस्तों, तो डू जार्डिन खोज किए हैं। नामांकन जीव द्रव्य कौन किया है, तो आपका पुरकिंजे साहब किया है। नेक्स्ट क्या है, गोल्जी क्या खोज कौन किया है, तो कैमिलो गोल्जी, दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, कैमिलो गोल्जी। अब दोस्तों केंद्रिका, केंद्रक के अंदर एक पार्ट होता है जिसे केंद्रिका बोला जाता है, जैसे सेल हो गया, सेल के अंदर में क्या होता है, केंद्रक पाया गया, केंद्रक के अंदर क्या पाया गया दोस्तों, तो केंद्रिका पाया गया। तो इसके बारे में जानकारी कौन देता है, इसकी खोज कौन करता है, तो फोंटाना साहब करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, तो फोंटाना साहब करते हैं। तो आपको 4 वैज्ञानिक का नाम याद होगा दोस्तों, खोजकर्ता केंद्रिका खोज कौन किया है, तो फोंटाना, जबकि केंद्र की खोज कौन किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब। इसको ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन काफी ज्यादा पूछा जाता है, आपको पुरकिंजे साहब का नाम बहुत बार पूछा गया है। तो मैं आपको स्टार लगा देता हूं पहले, कि जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, करना आपको पूरा पड़ेगा, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं आपको स्टार लगा देता हूं, पुरकिंजे साहब का नाम, उसके बाद गोल्जी का है, फिर उसके आते हैं क्रोमेटीन। केंद्रक के अंदर में दोस्तों ध्यान रखिएगा, केंद्रक के अंदर में दोस्तों इस तरीके से आंकड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, केंद्रक के अंदर में क्या होता है, क्रोमेटीन पाया जाता है। केंद्रक के अंदर में ही क्रोमेटीन पाया जाता है। इसके अंदर में इस तरह की आकृति जो बनता है उसको क्या बोलता है, क्रोमेटीन पाया जाता है, जिसकी खोज तो कौन करता है, फ्लेमिंग साहब करते हैं। कौन करते हैं, तो फ्लेमिंग। पूछ देगा कि क्रोमेटिन का खोज किसके द्वारा किया गया, तो फ्लेमिंग के द्वारा। इसी क्रोमेटिन में क्या होता है, गुणसूत्र पाया जाता है। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि गुणसूत्र सेल में कहाँ पाया जाता है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऐसे क्या हो जाएगा, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे, केंद्रक में। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और प्लास्टिड में भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वाधिक, अगर पूछेगा सेल में, कोशिका में सर्वाधिक आपका गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। किस रूप पे रहता है, तो क्रोमेटिन पे लपेटे रहता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र के बारे में जानकारी कौन देता है, तो वाल डियर साहब देते हैं। गुण सूत्र के बारे में जानकारी कौन देते हैं, तो वाल डियर साहब देते हैं।
ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो क्रोमेटिन के बारे में कौन, तो फ्लेमिंग देते हैं, जबकि गुणसूत्र के बारे में कौन देते हैं, तो वाल्डियर साहब देते हैं। अब दोस्तों महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो राइबोसोम है। अब इसमें टिक लगा लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। राइबोसोम के बारे में इसकी खोज पैलेट साहब करते हैं। और राइबोसोम का कौन करता है, तो पैलेट साहब करते हैं। और ये राइबोसोम दोस्तों पता है आप लोग को, प्रोटीन संश्लेषण करता है। याद होगा आपको कि सेल में, हमारे शरीर में, शरीर का प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है दोस्तों, तो राइबोसोम करते हैं। अगर एंजाइम पूछ देगा दोस्तों, तो एंजाइम में आपका पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इरेप्सिन हो जाएगा। उसकी चर्चा हम लोग एंजाइम क्लास में करेंगे। अभी आप समझिएगा कि कोशिका का कौन सा अंग है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो पैलेट साहब करते हैं, राइबोसोम करते हैं दोस्तों। पैलेट इसकी खोज किया था। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बनता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में समझिए दोस्तों कि लाइसोसोम की खोज कौन किया है, तो डी डुबे साहब खोज करते हैं। लाइसोसोम की खोज कौन किया दोस्तों, तो डी डुबे साहब दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि लाइसोसोम का काम क्या है। तो जितने भी हमारे सेल में हानिकारक जीव द्रव्य आते हैं, जितने भी हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं, उसको क्या करता है, खात्मा करता है। समझिएगा कि लाइसोसोम काम क्या है दोस्तों, जितने भी हमारे सेल में हानिकारक जीवाणु आते हैं, कोई भी बाहरी अंग आ गया तो उसको खात्मा करता है। अगर वो खात्मा नहीं कर पाया उस अंग को, तो खुद क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है दोस्तों। तो इसका खोज कौन किया दोस्तों, तो डी डुबे साहब खोज करते हैं। कौन करते हैं, तो डी डुबे साहब खोज करते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि कोशिका में लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है दोस्तों। ये देखिए छोटा आकार का होगा, गोला आकार का, ग्रीन कलर का होगा। किस कलर का होगा दोस्तों, तो मेरे भाई ग्रीन कलर का होगा। ये पॉइंट समझिएगा, ये आपका लाइसोसोम हो गया, इसे ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो बोलने में भी एनर्जी रिलीज होती है, सुनने में भी एनर्जी खत्म होती है दोस्तों। तो ये जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कोशिका के किस अंग से मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, जिसका अब खोज कौन किया था, अल्टमैन साहब किए थे। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, खोज पूछेगा तो अल्टमैन मारिएगा। खोज माइटोकॉन्ड्रिया का अगर खोज पूछ दे तो अल्टमैन मारिएगा, लेकिन आपको पूछ देगा नामकरण, नाम कौन डाला है, तो बेंडा साहब। ध्यान रखिएगा, जैसे कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो सारा एफर्ट माँ बाप का होता है, लेकिन नाम रखने के लिए फुआ फूफा जी आ जाते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया में, दोस्तों क्या होता है, पूरा एफर्ट किसका था, अल्टमैन साहब का। खोज कौन किए हैं, अल्टमैन, जबकि फूफा जी कौन बन गए हैं, तो ये बेंडा साहब बन गए हैं। तो पॉइंट क्लियर रखिएगा, दो कहानी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से कि हमारे शरीर में कोशिका कौन सा अंग है जो बिजली गिरी ऊर्जा उत्पादन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। खुद बोलेगा तो अल्टमैन करते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो बेंडा के द्वारा किया गया। ये आपका क्या हो गया, कोशिका के अंदर दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण अंग पढ़ेंगे। जब हम लोग अगले क्लास में कोशिका संरचना पढ़ेंगे दोस्तों, तो डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है आपको कि आप इसको छिछले तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप छिछले तरीके से पढ़ोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान देके जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसे पढ़ने में 45 मिनट तो लगाओगे ही। मैं बोलता हूँ कि 45 की जगह आप 1 घंटा 15 मिनट लगा दोगे तो सही तरीके से समझ के याद कर लोगे। बोल रहा हूँ बस 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कोशिका चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज हमने क्या किया दोस्तों, जितने भी कोशिका में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण अंग है जिसे कोशिकांग बोला गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कोशिकांग में क्या होता है दोस्तों, ये सारे हैं, सारे आपसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो हमने आज क्या किया, जितने भी महत्वपूर्ण था आपका वो पहले आपको पहचान करवा दिया। पहचान आपका हो गया है, खोज करते याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, सभी का महत्वपूर्ण जितने भी काम है, जैसे केंद्र काम क्या होता है, जीव द्रव्य काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। बाकी दोस्तों अभी हम लोग 5 मिनट में क्या करते हैं,
आज का जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते हैं। अब कुछ मैं सेल के बारे में 10 प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए दोस्तों अब पहले रिवीजन करते हैं हम लोग क्या है। एपी कल्चर दोस्तों क्या होता है, एपी कल्चर में क्या होता है दोस्तों, तो एपी में आपका मधुमक्खी पालन का, हमेशा बोलेंगे जब भी कल्चर आए तो आपको पालन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पालन लगाना पड़ेगा। तो एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी का पालन होता है। एवी कल्चर में क्या होता है दोस्तों, तो पक्षियों पालने का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एक्वा कल्चर में जितने भी पानी में रहने वाले जीव है उसके पालने का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मछली पालने का अध्ययन किया जाता है, जबकि इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं सेरीकल्चर में रेशम कीट पालने वाले को क्या होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालना का उसका अध्ययन किसमें होता है, तो सेरी कल्चर में होता है। फ्लोरिकल्चर में फूल का अध्ययन, फ्लावर से फ्लोरी बनता है दोस्तों, फ्लावर से फ्लोरी बनता है। तो फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फूल का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पोमोलॉजी। पोम में क्या होता है, पोमो में क्या होता है, फल। आपको याद कैसे करना है, पोमग्रेट क्या होता है, तो अंगूर का नाम क्या है, सॉरी अनार का नाम क्या है, तो पोमग्रेट है। तो पोम अंगूर क्या है, अनार क्या है दोस्तों, तो फल है। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो फल का अध्ययन होता है। ओलरीकल्चर में आलू का या सब्जियों का अध्ययन होता है दोस्तों। पक्षी आप कीजिए दोस्तों, हाँ सब्जियों का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों, तो ओलरीकल्चर में। वीटी कल्चर में दोस्तों क्या होता है, तो वीटी से विस्की बनता है, समझ रहे हैं आप लोग, तो अंगूर का अध्ययन होता है। और नीथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है दोस्तों। ये हम लोग को महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको हम लोग देखे हैं, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, पेपर नंबर बनते हैं इससे। अब देखेंगे कोशिका के बारे में सब प्रथम जानकारी कौन देता है, रॉबर्ट हुक देता है। और रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता बोला जाता है। जबकि ये जो कोशिका के बारे में बताया था दोस्तों वो मृत कोशिका था, लेकिन जीवित कोशिका के बारे में जानकारी आपका ल्यूवेनहॉक देता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो गया, जंतु कोशिका का दोस्तों जानकारी देता है ये फिगर में। और इसे हम लोग को क्या मिलता है, पादप कोशिका। पादप कोशिका इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, जंतु कोशिका के बारे में दोस्तों। अब नेक्स्ट वन देखें दोस्तों हम लोग क्या होता है, कोशिका के बारे में दोस्तों क्या होता है कि कोशिका को जीवों की कंस्ट्रक्शन एवं वर्किंग सेल बोला जाता है दोस्तों। तो जीवों के अंदर का जितनी भी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, सबसे छोटा इकाई कौन होता है दोस्तों, तो कोशिका होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, इसे खोज रॉबर्ट हुक साहब किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में किस बुक में संपूर्ण अध्ययन किया दोस्तों, तो बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफी। अगर आपको कोशिका के बारे में जानकारी एकत्र करना है तो रॉबर्ट हुक का एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफी, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जीवन का सबसे छोटा इकाई किसे माना गया है, तो कोशिका को माना गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब क्या दोस्तों, हम लोग ये पॉइंट क्लियर किया था, केंद्र के बारे में जितने भी अंक थे उसके खोजकर्ता थे, ये पॉइंट बन गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे अब कोशिका से समय कुछ महत्वपूर्ण पाठ देख लेंगे हम लोग। कोशिका बोले सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका दोस्तों। इधर देखेंगे मानव में, ये क्या है, पूरा विश्व में। सबसे बड़ा कोशिका बोले दोस्तों तो ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच में शुतुरमुर्ग के अंडे का दोस्तों, ऑस्ट्रिच का अंडा दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो बोल रहे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सेल किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो ऑस्ट्रिच के अंडे में पाया जाता है सबसे बड़ा सेल। ठीक है दोस्तों। अब पूछेगा सबसे छोटा सेल किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में। तो दो प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा पूछेगा तो ऑस्ट्रिच के अंडा में या शुतुरमुर्ग के अंडे में दोस्तों मात्र एक ही सेल से दोस्तों बना हुआ है और सबसे बड़ा है विश्व में। ठीक है, विश्व में सबसे छोटा पूछ देगा तो क्या हो जाएगा,
प्लाज्मा बोल देगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, सबसे लंबा कोशिका किसमें पाया जाता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में। ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र में। तो पॉइंट समझिए दोस्तों कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा में गलती मत कीजिएगा। सबसे बड़ा बोले दोस्तों इस तरीके से होता है, सबसे बड़ा बोल देगा, सबसे लंबा बोल देगा, तो ये स्थिति में रहेगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो ऑस्ट्रिच का अंडा हो जाएगा, और सबसे लंबा होगा दोस्तों कौन हो जाएगा, तो ये आपका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी में दोस्तों समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका कौन होता है। तो देखेंगे सबसे बड़ा बोल देगा दोस्तों तो अंडाणु होता है, ये महिला में पाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा आपका कोशिका माना पूछेगा तो अंडाणु होता है जो महिला में पाया जाता है, और दोस्तों सबसे छोटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। शुक्राणु जो पुरुष में पाया जाता है दोस्तों। तो 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पूछेगा तो अंडाणु, सबसे छोटा बोलेगा तो शुक्राणु। आप यही पूछेगा कि सर तो सबसे लंबा कहाँ पाया जाएगा, तो तंत्रिका तंत्र में भी। अगर सबसे लंबा की बात होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र में भी। लंबा की बात होगा तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र में। तो दोनों में ये कॉमन है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं लंबा वाला कि सबसे लंबा कौन है, तो तंत्रिका तंत्र। 2 पॉइंट और याद रखिए दोस्तों कि जन्म के बाद कहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद शरीर में किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है। तो दोनों प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे कम न के बराबर कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, तो मस्तिष्क कोशिका में। मस्तिष्क में विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन मस्तिष्क में नहीं होता है। और सबसे तेजी से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यकृत में, लीवर में। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे तेज से कोशिका विभाजन कहाँ पे दोस्तों होता है, कोशिका विभाजन तो लीवर में होगा। आप लोग जानते होंगे कि किसी का लीवर डैमेज होता है तो डॉक्टर सलाह देता है कि कुछ दिन आप मसालेदार खाना मत खाइए, तो क्या हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा। कुछ मेडिसिन से क्या होता है, देता है और हमारा लीवर ठीक होता है। यही चीज समझिएगा। वही बात है कि सबसे तेजी से अपने अंदर को कोशिका को खुद से निर्माण कौन कर लेता है, बढ़िया कोशिका में, तो कोशिका ये आपका यकृत हो जाएगा। और मस्तिष्क में अगर आपको दोस्तों क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों कि बाइक चलाने वाले को हेलमेट पहनने को बोला जाता है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और रोड पर गिर गए तो क्या हो जाएगा, सर में चोट लगा, पीछे चोट लगा, तो समझ रहे हैं इस यहाँ पे कोशिका विभाजन होगा नहीं तो मुश्किल है आप जी सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मस्तिष्क को बचाइए। क्यों बचाइए, कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर एगो कोशिका मरा तो आप भी ऊपर चले जाएंगे। तो दोनों पॉइंट समझिएगा, मस्तिष्क वाला भी और सबसे तेजी वाला भी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक। कल की क्लास में दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग सेल के बारे में, जितने भी कार्य होते हैं कोशिका के, जितने भी महत्वपूर्ण अंग है उसका काम देखेंगे और फिर से उनका नाम देखेंगे जिन्होंने इसका खोज किया। क्योंकि सेल ऐसा टॉपिक दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और अगस्त तक क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।